नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में क्या चल रहा है इसकी झलक आपको आज के वीडियो में मिलेगी। आप समझिए कि 2024 आपका कैसा होने वाला है और 2025 में आप किस हाल में होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि आपके हाथ में होगा कि आप उस हाल में रहें या कुछ जिंदगी दूसरी तरह की हो। और राम मंदिर के नाम पे इस देश में सरकार कोशिश कर रही है कि अपने आप को भगवान राम का सबसे बड़ा वारिस बता दे। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बजट सत्र में, उसमें देश में राम मंदिर मिल गया, देश को इसका जिक्र होता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। और कैबिनेट भी कुछ दिन पहले मोदी जी को बधाई देती है राम मंदिर मिलने पर और उनकी बहुत सारी तारीफ करती है। अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा इस बहस में कि इस पूरे मंदिर के मसले में मोदी जी का कितना योगदान था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है और वो ये है कि चुनाव आने वाला है, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी और दूसरी जगहों पे भी। और बीजेपी चुनाव राम के नाम पे लड़ना चाहती है। खैर, राम का देश कैसा होगा, उस राम के देश में क्या करप्शन होगा, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि भारत में भ्रष्टाचार फिर बढ़ गया है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93वें स्थान पे आ गया है भारत। 2015 में 76वें स्थान पे था भारत करप्शन में, रैंकिंग जो थी इसकी। और 2016 में दुनिया में इसको करप्शन में नहीं, इसको ईमानदारी में कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रैंकिंग कहती है कि ईमानदारी में भारत 2016 में 15 में 76वें नंबर पे था, 16 में ये 79वें नंबर पे आया, 17 में ये 81वें नंबर पे आ गया 3 ही साल के अंदर। इसके बाद 2018 में थोड़ी हालात सुधरे, ये 78वें नंबर पे आया, फिर ये 80वें नंबर पे गया, 2020 में 86वें नंबर पे गया, 2021 में 85वें नंबर पे गया, 22 में फिर 85वें नंबर पे ही रहा और 2023 आते आते ये 93वें नंबर पे, ईमानदारी में 93वें नंबर पे। इसकी रैंकिंग कितने देशों की है? 180 देशों में हम 93वें नंबर पे हैं, यानी 92 देश हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं, वहाँ ज़्यादा ईमानदारी है। ईमानदार होने का मतलब क्या, पहले ये समझिए। आप काम धंधा करने जा रहे हैं तो ईमानदारी से आप जाएंगे तो आपका जो भी आप एप्लीकेशन देंगे, कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको ठेका ना मिले, किसी अडानी जी को मिल जाए या अंबानी जी को मिल जाए या किसी और को मिल जाए। अब तो स्ट्रीट लाइट के ठेके भी जो नगर निगम देती थी वो स्टेट लेवल पे होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से। बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो शबरी रसोई में चाय कितना दाम मिल रही थी, वो ठेका किन के पास है, वहाँ साइकिल स्टैंड के ठेके किन के पास है। फेयर प्ले नहीं है। अयोध्या वाला भी ठेका नहीं ले पाएगा, किसको मिलेगा? तो ये ईमानदारी नहीं है। और इसी के आधार पर इन सब चीज़ों को शामिल करके ही इंडेक्स लागू होते हैं और ये वो आती हैं। और ये पूरी जो रैंकिंग आई है इसको लाने वाला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। खैर, करप्शन बढ़ रहा है, हमारी रैंकिंग गिर रही है। भगवान राम की दिशा में अगर आप ले जाना चाहते हैं, सच्चे और ईमानदार बनिए, भेदभाव बंद करिए, चाहे ठेके देने में हो या किसी और चीज़ में या नौकरियों में। हालत यह है कि वहाँ ईवीएम बनाने वाली कंपनी है तो उसमें भी 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता पड़े होंगे। अब आप समझ रहे होंगे आपके पड़ोस वाले लोग झंडा लेके इतना क्यों घूमते हैं, इतना लड़ते झगड़ते क्यों? उनको पता है कहीं सेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम सेट हो जाएंगे, अपनी पार्टी हमें सेट करेगी क्योंकि सरकार में आएगी। इसलिए वो आदमी पैसे भी खर्च कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है पार्टी के साथ में। खैर, अब हालत यह है कि जब इतना ज़्यादा बेईमानी होगी तो चुनाव कैसे फेयर हो सकता है? ईवीएम को लेकर कितना सरमारी हो रही है, तो आप देख ही रहे हैं कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है और सरकार को बदनामी से बचाने के लिए अब चुनाव आयोग स्वयं कूद गया है और 4000 जगहों पर उसके लोग जा जाके ईवीएम के बारे में बता रहे हैं, नहीं इसमें धांधली नहीं हो सकती, चिंता मत करो। खैर, चंडीगढ़ में सबने देख लिया कैमरे पे क्या हुआ। एक बात बताइए, जब ये तय है कि किस आदमी के पास कितने पार्षद हैं, कितने वोट हैं चंडीगढ़ में, तो मेयर कौन बनेगा उसमें तय करना क्या मुश्किल है। तो जब 20 वोट थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास
तो उसमें तो स्पष्ट है कि इन्हीं को जीतना है। 8 वोट कैसे गड़बड़ हो गए सारे एक पक्ष के और दूसरी पार्टी जीत गई, तो इसमें शक तो जाहिर है। अब उसमें जो भी है, मसीह साहब हैं, उनके जो वीडियो आए हैं, उनकी सफाइयाँ, उन पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, वो एक सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन इलेक्शन में आंखों के सामने जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ भेदभाव का जहाँ तक सवाल है, तो आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष के नेता चुन चुन कर, इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, करप्शन के मामले, झूठी मुठभेड़ के 50 मामले दिन रात आपके सामने आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह भी चैन में है, सब कुछ चैन में है। विपक्ष में नीतीश कुमार इधर आओ, जी आया, क्यों सब जानते हैं। लालू यादव, मैं नहीं आऊंगा, चलो बेटा 10 घंटे पूछताछ करेंगे, तुम्हारे जो किडनी विडनी खराब हो बनी रहे, बुढ़े हो बने रहो, बीमार हो बने रहो, लगा दिया लाइन पे। दूसरे दिन उनके बेटे को लगा दिया। बगल के राज्य का मुख्यमंत्री, उसका इस्तीफा लेके और ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया, भाई उसको इस्तीफा देना पड़ा, उस पर भ्रष्टाचार के मामले निकल आए। देखिए, ये तो आप तय मान के चलिए कि जो इतना पैसा चुनावों में खर्च हो रहा है, ये मेहनत की कमाई का पैसा तो है नहीं। जो भी पार्टी कर रही है, जो सैकड़ों करोड़ रुपया जिन लोगों के पास में 2 रोटी नहीं थी लॉकडाउन के टाइम में गरीब को देने के लिए, वो लोग पौवे बांटते हैं, तो पैसा कहां से आता है चुनाव के टाइम पे? कहीं से तो आता है। लॉकडाउन के टाइम पे मुझे याद है कि मैं और आप जैसे लोग घर से खाना बना बना कर लोगों को बांटा करते थे। ढूंढ ढूंढ के गरीबों की बस्तियां रोटी दे के आते थे, खाने के पैकेट बनाते थे। कोई कड़ी चावल बना रहा है, कोई राजमा चावल बना रहा है, कि लोग भूख से ना मरें, क्योंकि सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। एक शब्द मित्रों बोला उसके बाद। तो उस हालत में नेताओं में से कोई आया था किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का? और अब ये पैसे जो खर्च करते हैं, पैसे ईमानदारी से लाते हैं क्या? आप ईमानदारी के 252 रुपए खर्च कर दोगे चुनाव पे? ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कहां से लाते हैं? और आप कल्पना कर लीजिए कि ये कितने रुपए होते होंगे, इसका अंदाजा लगा लें कि एक एक कंपनी से कितने कितने करोड़ की रिश्वत की बातें सामने आती हैं, जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इसी में एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं कि इसके पास इतने करोड़ की कोठी है, उसके पास इतने करोड़ का बंगला है, इतने करोड़ की उसकी फैक्ट्री है। तो ये जो पैसा है, ये क्या एक ही पार्टी की तरफ है क्या? दोनों तरफ काला धन है, तो दोनों तरफ से तो कुछ एक्शन हो नहीं रहा, एक तरफ हो रहा है। तो ये जो दिख रहा है, ये भी करप्शन है। किसी को पकड़ना नहीं, किसी को छोड़ना भी करप्शन होता है। सिलेक्टिव होकर कार्रवाई करना भी करप्शन होता है। तो हम बात कर रहे थे राम के मुद्दे की, तो हम देश में राम जो है वो हमको ऐसे दिखाया जा रहा है कि कितना बढ़िया मंदिर बन गया और यही जिंदगी में खुशहाली आ गई आपके। मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है ये सब आप देखिए, और ये मत समझिएगा कि मामला केवल नेताओं तक है। बिजली का कनेक्शन लगवाने चले जाइएगा बास के बिजली घर में, नाक को चने चबवा देगा। थाने में अभी जयपुर में एक महिला को लूट लिया सड़क पे चलते हुए, पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उसको घसीट के ले गए मोटरसाइकिल वाले जो है, और उसके बाद में वो सीसीटीवी लेके गए, सीसीटीवी थाने में दिखाया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये इस देश में भेदभाव है, और वो दिखाई दे रहा है कि इस देश की परिस्थितियां क्या है, जिस पे बात होनी चाहिए इस चुनाव से पहले, लेकिन बात कहीं और हो रही है। इन सारे हालात के बीच में आप देख रहे हैं कि सिलेक्टिव प्रक्रिया चल रही है। एक कब्जा सरकार ने सिस्टम पे ऐसा लगता है बना लिया है जिसमें इंसान का अस्तित्व बेईमानी है, सब गुलाम हैं, और हमारे ही वोट से दी गई ताकत से, हमारे ही पैसे से खरीदी गई और खड़ी की गई एजेंसियां, हमारे पैसे से वेतन लेने वाले लोग हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। किस लिए? कुछ लोगों को सरकार में आना, सरकार में आके कितना बड़ा लाभ होता होगा उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। लेकिन मेरी मर्जी, मेरा देश, मैं उसका मालिक हूं, वो चीज गायब है, क्योंकि मेरी मिल्कियत छीन ली गई है, मालिक कोई और बन गया है।
अभी संसद में कुछ बच्चे घुस गए थे और उन्होंने पीला धुआं छोड़ दिया था संसद के अंदर, कैनिस्टर लेके गए थे। बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे मसलों पर आवाज उठाना चाहते थे। पीछे का दौर रहा होता तो उनको छोड़ दिया गया होता अभी तक कि अति उत्साही बालक हैं। उनके खिलाफ बड़े बड़े यूएपीए के आतंकवाद वाले मुकदमे लगा दिए गए। वहां तक तो ठीक है, उन लोगों ने अदालत में कहा है कि साहब दो को छोड़कर दो ने भी मिलते जुलते चार्जेस लगाए हैं कि साहब बाकी इन दोनों ने ये नहीं कहा कि हमको करंट लगाया गया, तो इन लोगों को करंट लगाया गया और करंट लगा के इनसे कहा गया कि आप ये बोलो कि विपक्षी पार्टी का नाम बताया, इस पार्टी वालों ने हमसे कहा था कि जाके संसद में कूद जाओ। इस काम में लगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। पूरी तरह से वो ये साबित करने में लगी है कि भाई किसी तरह से इसको पॉलिटिकल इश्यू बना के अपने आकाओं को फायदा दिला दिया जाए। और जो नियुक्तियां होती हैं इस तरह के सेल में, रिजर्वेशन को लेकर बहुत दुखी रहने वाले, रोने वाले लोग समझें, आप कितने भी ईमानदार हैं, आपका रिटायरमेंट आते आते पुलिस चीफ कोई और बन जाता है 3, 4, 5 सीनियरिटी को लांघते हुए, क्योंकि वहां पुलिस चीफ ईमानदारी से नहीं बन रहा है, वो बन रहा है पॉलिटिकल रीजन से। ये हमारे देश का लोकतंत्र है। और जो करप्शन की बात करते हैं आप, तो वो यही तो करप्शन है। स्पेशल सेल में जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं उनको जल्दी प्रमोशन पाना है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है, उनकी कृपा पाएंगे तो तर जाएंगे, क्योंकि अभी तक गुजरात वाले तर रहे हैं जिन्होंने गुजरात में उनकी मदद की थी। पुलिस कमिश्नर बने, सीबीआई चीफ बनाने की कोशिश हुई, सब पता है सबको। तो ये पूरी जो स्थितियां हैं वो आपको बता रही हैं कि किस तरह से देश का लोकतंत्र राम नाम के पर्दे में जो लोकतंत्र की पीड़ा है उसको ढका जा रहा है। चलते चलते एक वीडियो आपको देख के जाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल में बंद हैं। उन्होंने लगातार अडानी और दूसरे मामलों पर आवाज़ उठाई थी। अब वो जेल में हैं। सज़ा सुनाई नहीं गई है, लेकिन सज़ा भुगत रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अपनी बेटी को, जिसको माइक पे पढ़ रही है। वीडियो वायरल हुआ है। आप इस वीडियो को सुनें और देश के हालात को समझें। मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। जेल से उन्होंने एक पत्र लिखा था मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, जो वो चाहते थे कि मैं आप सबको सुनाऊं, आप सबको बताऊं कि जेल के अंदर होने के बाद भी वो अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। तब्बू और रुत्तू को ढेर सारा प्यार। तुम लोगों को अपना पूरा ध्यान अपने कैरियर पे लगाना चाहिए। तुम्हारे पापा देश के तानाशाहों से लड़ रहे हैं और हर तानाशाह डरपोक होता है, कायर होता है। संकट के समय में ही इंसान की बहादुरी की परीक्षा होती है। तुम दोनों की मेरी ताकत बननी है। हम सब लोगों को उनका ताकत करना है और किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है। वापस जाओ, अपने कैरियर पे ध्यान दो। देश में बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। सेना किस तरीके से बॉर्डर पर हमारी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ती है, वो बहुत मुश्किल स्थिति में हम लोग की रक्षा करती है। गांधी जी, भगत सिंह जी, लोहिया जी, नेहरू जी कितने कितने साल जेल में रहे। तो जेल के डर से संजय सिंह रुकने वाला नहीं है। तुम्हारा पापा संजय सिंह। कई कविता बोल के अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं ये खत्म करूंगी। खूब करो साहेब कोशिश हमें मिट्टी में मिलाने की, लेकिन शायद आप भूल गए हैं हम वो बीज है जिसे आदत है बार बार उग जाने की।